तो नमस्कार सभी किसान साथियों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल लर्निंग जोन के अंदर। और मेरा नाम राहुल एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के। और हम लोगों ने ये जो टॉपिक छोड़ा था बहुत अच्छा छोड़ा था, फंगस रोधी इलाज, यानी कि फंगीसाइड बनाने पर जो घर पे बनाना है, किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलो आज इसकी बात कर लेते हैं पूरे कंप्लीट की, बिना टाइम वेस्ट न करते हुए। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंगस रोधी इलाज की, यानी ज़मीन को फंगस से किस तरीके से बचाएं। ज़मीन के अंदर फसलों की जड़ें, ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है हमारी वो है राजीव दीक्षित जी की, गो आधारित खेती के ऊपर। उन्होंने बहुत रिसर्च की हुई थी जो कि किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी और वो पहुंचा नहीं पाए हर किसान तक। तो उसी मुहिम के अंदर कुछ जुड़ते हुए मैं इस चीज़ को आगे फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का उपयोग एक बार ज़रूर करके देखें अपनी फसल के अंदर और फिर बताएं कि उसका असर कितना है, कितना % है, कितना नहीं है। फंगस रोधी इलाज, सबसे पहले फंगस का इलाज देखते हैं। ज़मीन के अंदर कहाँ गया, कह रहा ज़मीन के अंदर फसलों की जड़ों में रोग फैलने वाले फंगस होते हैं एवं ये जड़ों में सड़न पैदा करते हैं और पौधे के तने को भी काटते हैं। बोने के पूर्ण बरसात आने पर 1 एकड़ ज़मीन पर 10 लीटर गौमूत्र छिड़क दें। यानी कि हम लोगों ने सोविंग कर दी है, मिट्टी के अंदर बीज बो दिए। अगर बारिश आ गई तो बारिश आने के बाद 1 एकड़ में 10 लीटर क्या कर दें, गौमूत्र छिड़क दें। और 20 लीटर करंज या नीम या फिर अरंड की खली, ठीक है, अरंडी बोलते हैं जिसको, रिसिनस कॉम्युनिस, उसकी खली छिड़क दें, ज़मीन पर मिला दें। और 20 किलो करंज नीम अरंडी की खली ज़मीन में मिला दें। या तो क्या करें, 20 किलो इनकी खली मिला दें, या अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो बाकी 2 को मिला दें। यानी पहले तो क्या करना है, 10 लीटर क्या करना है, गौमूत्र को मिलाना है। और फिर 20 किलो या तो करंज या फिर नीम या फिर अरंड की खली, उसको मिला दें। फिर दूसरा तरीका क्या है, बब्देरिया की 500 ग्राम पाउडर। अब बब्देरिया का 500 ग्राम पाउडर है, वो आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पर जाओगे, उस पर पंसारी वाली पे। तो 500 ग्राम गुड़ के साथ 10 लीटर पानी में रात को रखें, ठीक है। यानी बब्देरिया का 500 ग्राम पाउडर था और 500 ग्राम गुड़ के साथ मिला करके 10 लीटर पानी के अंदर मिलाया और रात को रख दिया। एंड फिर उसको छान करके 80 लीटर पानी में मिला करके घोल ज़मीन में छिड़क दें और नर्सरी में पौध में तैयार करते समय यह भी किया करें। यानी कि सीधी सी बात है, ये जो बनाया है तुम लोगों ने, हम लोगों ने, ये क्या है, एक फंगीसाइड है जो कि देसी तरीके से बनता है और इसी को बेच करके बहुत सी कंपनियां पैसे कमा रही है, पागल बना रही है किसान का। हमें पता ही नहीं है उसके अंदर क्या चीज़ है। नेक्स्ट, नदी किनारे नदी किनारे के फसलों पर गन्ना की गंडेरी पर हुमड़ी नामक बड़ी इल्ली हमला करती है एवं पाव किलो रवाड़ 2 लीटर पानी में 1.5 लीटर होने तक उबालें और फिर पानी द्वारा उसे बहा दें। ये देख लीजिए आप। इसके बाद में नेक्स्ट, फसल को पानी देते समय पानी की नाली पर बारीक छेद करें और डिब्बे में नीम का तेल या हींग का पानी बूंद बूंद करके गिरा दें। इससे बागवानी में लगे पेड़ पर ज़मीन के अंदर से काटने वाले व सड़ाने वाले जीवाणुओं का कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे फंगस जो कि किसी भी बाग के जड़ों के अंदर लगते हैं या तने के अंदर लगते हैं, तो वो किससे कंट्रोल हो सकते हैं, या तो जब पानी देते हैं फसल के अंदर, उसमें नीम का तेल आता है, उसको बूंद बूंद करके गिराओ और सिंचाई कर दो। या क्या आता है, हींग का पानी आता है, ठीक है। यानी हींग को घोल लो उसके अंदर, पानी के अंदर, और उसको पानी सिंचाई के समय दे दो। या फिर क्या करो, या फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलाज है 5 किलो चूना
30 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखें, उसे बहा दें या फिर गीली ज़मीन पर छिड़क दें। जो चूना है ये भी एज ए फंगिसाइड यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, धन की खेती में गुड़ाई करते समय आक के पत्ते मिला दें। धन नहीं, ये धान है। धान की खेती करते समय जब अपने सोविंग करते हैं, जब अपने बुआई करते हैं तो क्या कर दें, आक के पत्ते मिला दें। रतनजोत या अरंड या जैसे पत्ते वाले पौधे, भूगोल, अरंड, इसको फफलों को पीस करके व पावड़ पानी में मिलाकर धान की खेती में तना छेदक और कीड़ों के लिए बिखेर दें। अगर हमने खेत के अंदर आक के पेड़ों को लगा दिया या अरंडी के पेड़ों को मिला दिया, उनकी पत्तियों को मिला दिया, उनकी टहनियों को मिला दिया, तो मिट्टी के अंदर होने वाले जो इंसेक्ट हैं, उनके जो अंडे दिए हुए हैं, उनके जो प्यूपा पड़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तना छेदक हो गया। और कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो पड़े हुए हैं इनएक्टिव कंडीशन के अंदर, यानी कि निष्क्रिय स्थिति के अंदर, तो वो भी मर जाते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, तंबाकू, धतूरा, अरंड बीज, गेंदा के उड़ल, इनको कूट करके पानी में उबाल कर खेत में दें। इन सारों को मिला लिया एक जगह, पानी में उबाल लिया, एक उबाल आने तक, फिर उसको छिड़क दिया पानी में मिला करके। या सिट्रोला का तेल, ये आता है, मिलता है, पानी में मिला करके छिड़काव कर दें। या क्या करें, लहसुन, तंबाकू, मिर्च, हींग को उबाल करके 10 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर घोल मिला करके फसल को तना छेदक कीड़ों पर उपद्रव करने के लिए छिड़क दें। ध्यान से तना छेदक कीटों के खाने को कम मेंढक करते हैं, उन्हें बचाएं बढ़ाएं। यानी कि तना छेदक कीटों को खाने का काम कौन करता है, मेंढक। अरे तो हमने खेत में मेंढक तो मिलते ही नहीं आजकल, यानी तना छेदक को खाने का काम कौन करता है, मेंढक। तो मेंढक को बचा लो, ऑटोमेटिकली तना छेदक तो खेत में मिलेगा ही नहीं 101%। इल्लियों और अन्य निवारकों की दवा। अब देखते हैं भाई, ये तो हमने फंगिसाइड के बारे में देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इल्लियों और तांबे के बर्तन में 10 लीटर गोमूत्र। क्या करना है, सबसे पहला इलाज बता रहे हैं कि तांबे के बर्तन में 10 लीटर गोमूत्र में 3 किलो नीम की पिसी हुई पत्तियां। क्या कह रहा है, तांबे का बर्तन लेना है, 10 लीटर गोमूत्र लेना है, 3 किलो नीम की पिसी हुई पत्ती, 1 किलो निमोली चूर्ण, निमोली है उसको पीस लें, ग्राइंड कर लें, या खली 10 दिन रखने के बाद में आधा रहने तक उबाल लें। यानी इन सारी चीज़ों को मिलाया, 10 दिन रख दिया, 10 दिन के बाद में एक उबाल रख लें कि वो आधा हो जाए, उनका कस बन जाए। इस समय उसमें आधा किलो तम्बाकू उड़ेल दें और उबालें, उसमें आधा किलो तम्बाकू और मिला दें। अब आधा किलो हरी मिर्च कूट करके 1 लीटर केरोसिन में रात भर रखें, और पाव किलो लहसुन कूट करके उसमें आधा लीटर केरोसिन रात भर रखें। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आधा किलो हरी मिर्च लें, उन्हें कूट करके 1 लीटर केरोसिन में मिला दें, मिट्टी के तेल में रात भर रखें। एवं पाव किलो लहसुन कूट करके उसको आधा लीटर केरोसिन में रात भर रखें। एक तरफ क्या करें, आधा किलो मिर्च ली, केरोसिन में रख दी, एक पाव भर लहसुन लिया और उसको केरोसिन में रख दिया। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि मिर्च और लहसुन को निचोड़ करके वह पानी और केरोसिन गोमूत्र द्रावण ठंडा होने पर उसमें मिलाएं। इधर ये चीज़ें जो बनाई हैं लहसुन और मिर्च वाली, मिर्च और लहसुन को निचोड़ लें और वह पानी और केरोसिन गोमूत्र द्रावण ठंडा होने पर उसमें मिलाएं, उसके अंदर मिला देना है जो हमने ऊपर तैयार किया था तंबाकू वाला। बाद में 200 मिली वह द्रावण 15 लीटर पानी में मिला करके, बाद में 200 मिलीलीटर द्रावण 15 लीटर पानी में मिलाकर, यानी एक जो टंकी है उसमें कितना मिलाना है, 200 ml मिलाना है। ये जो सिस्टम था उसको स्प्रे पंप द्वारा उसका छिड़काव हर प्रकार से इल्लियों
और अन्य कीट पतंगों का कंट्रोल कर सकता है। यह करीब सार्वभौम इलाज है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल इसका ट्रीटमेंट है। इससे कोई सा भी कीड़ा नहीं बच सकता। खेत के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं, कितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी पेस्ट होते हैं, जितने भी पीड़क होते हैं, वो सारे के सारे इससे मर जाएंगे। इससे केवल मित्र कीट नहीं मरेगा, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं गौमूत्र की। गौमूत्र से किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। 5% गौमूत्र पानी में मिला करके हर 10 दिन बाद फसल पर निरंतर छिड़कने से रोग आने से प्रतिबंध और रोग दवा जैसा उपयोग करेगा। यानी कि सीधी सी बात ये कह रहा है 5% गौमूत्र मिलाने कर पानी में छिड़क दें। यानी अगर 100 लीटर पानी है तो उसमें 5 लीटर गौमूत्र मिलाओ और छिड़क दो। और इसको छिड़काव है वो 15-20 दिनों के अंदर करते रहो। खेत के अंदर कोई भी कीड़ा आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन की, कपास की। कपास के अंदर रोगों का नियंत्रण। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइकोग्रामा, बोकन और क्राइसोप्स नामक परजीवी कीटकों का उपयोग करें। ये कीड़े आते हैं जो कि कीड़ों को खाते हैं। ये ऐसे कीड़े हैं जो फसल को नहीं खाते, ये कीड़े ऐसे हैं जो कीड़ों को खाते हैं। ये यूज़ करें या तो, और ये यूज़ नहीं करना तो ट्राइकोकार्ड आते हैं, ठीक है। एक परजीवी आता है जो कि कीड़ों को खाता है, ये कीड़ों के अंडों को खाता है, इसको बोलते हैं ट्राइकोकार्ड। एक कार्ड आता है जिसपे इन फंगस के कुछ स्पोर्स आते हैं, उसको खेत में लगा दो वो ऑटोमेटिकली खा जाएंगे, बस इतना सा काम है। बोने के 1.5 माह बाद 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख अंडे वाले कार्ड कपास के पत्तों पर स्टिच रख दें। इन्हें इतने इतने आते हैं, उसको पत्तों पर चिपका दें एक एक एरिया के अंदर छोटे छोटे से। 2 बार 1 माह के अंतराल में यह करें। ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अब देखते हैं। प्रथम उपयोग 60 दिन बाद करें। इसमें परजीवी कीट निकलेंगे और मेटारिज्म पावर 1.5 लाख पानी में 500 ग्राम गुड़। अब नया मेथड बता रहा है कि मेटारिज्म पाउडर 1.5 लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम मेटारिज्म पाउडर 20 लीटर पानी में मिला दें, उसे मिला दें और यह द्रावण 1 एकड़ फसल पर छिड़क दें, जिससे कि कीट नियंत्रण हो जाएगा। अब मेटारिज्म पाउडर है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये देसी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अगर हमारे जो लोकल दुकानों पे तो मिलेगा नहीं, इसको आप या तो ऑनलाइन सर्च करो मेटारिज्म पाउडर, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें कोई रखता ही नहीं, दुकान वाले को इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है। जब तक इसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो रखेगा क्यों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजरे का आटा, ठीक है। अब बाजरे का आटा हम किस तरीके से फंगस के रूप में, फंगिसाइड के रूप में काम में ले सकते हैं। तो बात करते हैं बाजरे का आटा। क्या कह रहे हैं कि हमारे जो राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि 10 दिन पुराना बाजरे का आटा 15 लीटर पानी में घोलकर हवा बंद डिब्बे में ज़मीन में या खाद के गड्ढों में गाड़ करके 20 दिन रखें। यानी सीधी सी बात, कुछ नहीं करना। आटा है गेहूं का, वो बाजरे का, पानी में घोल दिया 10 लीटर में, 15 लीटर पानी में घोल दिया और मिट्टी के अंदर हवा बंद करके उसको रख दिया। 15 लीटर पानी में 45 ml लीटर मिला करके 45 मिलीलीटर, यानी सीधी सी बात है कि एक ढोलकी के अंदर, यानी 15 लीटर के अंदर जो एक टैंक होता है उसका स्प्रे का 15 लीटर का होता है एस्टिमेट, उसमें 45 ml ये मिक्सचर मिला लो और फसल पर छिड़काव कर दो। कीट पतंगे नष्ट हो जाएंगे, वहीं के वहीं ऐसे उड़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं छाछ की। छाछ क्या करता है भाई, 15 दिन हवा बंद मटके में जमीन में गाड़ने के बाद वह छाछ पानी में खटास आए इतना मिला करके उसको छिड़काव करें से इल्ली पतंग का नियंत्रण किया जा सकता है। यानी सीधी सी बात है, छाछ को क्या कर दो, एक बंद मटके में ज़मीन में गाड़ दो और 15 दिन बाद में निकाल लो, तो वो ऑटोमेटिकली एक
क्या है, फंगिसाइड है। वो फंगिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है। फिर क्या करते हैं, इसको मिर्च, टमाटर और बैंगन आदि पर चुरमुरा या कुकड़ा दूर करने में काम आता है। ये बीमारियों के नाम है। या भूरा रोग, फुलाव के पहले 10 दिन पुराना बाजरे का आटा। अब देखो क्या नया मेथड है, किसको भूरा ब्राउन डिजीज बोलते हैं इसको। किसी में आ जाए, फुलाव के पहले 10 दिन पुराना बाजरे का आटा, चौगुना राख, यानी जितना आटा लिया उससे 4 गुना राख मिला करके उसको भुरकाने से भूरा रोग हट जाता है। यानी खड़ी फसल है, उसमें क्या कर दो, बाजरे का आटा और उसमें 4 गुना राख मिला दो और उसको छिड़क दो। नेक्स्ट है सफ़ेद मक्खी। मक्खी बोले तो सफ़ेद मक्खी, उसका कंट्रोल कैसे करें। खेतों में आती है, अपने को सारों को पता है। सबसे पहला कंट्रोल है पायरेथ्रोइड जैसे जहरीली महंगी दवा में ने भी घुटने टेक दिए। ये जो ऐसी पायरेथ्रोइड नाम की जो केमिकल्स आते हैं, सबसे खतरनाक है जो उसको मारने का, तो इससे भी नहीं मरती ये मक्खियाँ। एवं इन मक्खियों को भगाने के लिए हवा का रुख देखकर शाम को खरपतवार में नीम की पत्ती डाल करके धुआं करें। यानी खरपतवार को जलाएं, उसमें नीम की पत्तियाँ डाल दें और सारा खेत धुएं में डूब जाना चाहिए। अब मक्खी भाग जाएगी। अरे नीम तो पसंद ही नहीं है इनको, कीड़ों को। जो कुछ अंडे आदि बचेंगे वो दूसरे दिन गुड़ का पानी पत्तों पर चिपकने जैसा बना करके छिड़कें, और जिससे कि वे चिपचिपे हो जाएंगे और तीसरे दिन में नष्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले दिन तो धुआं कर दो नीम का, और नीम का धुआं करने के बाद में अगले दिन क्या कर दो, गुड़ की जैगरी बना करके, चिपचिपा बना करके पूरी फसल पे छिड़क दो, क्योंकि जो कीड़े हैं वो वहीं के वहीं चिपक जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। फसल की श्वसन क्रिया पूर्वतः जारी रखने के लिए फिर पानी के फव्वारे से स्प्रे पंप से धो दें। यानी कि ऐसा नहीं है कि उस पर गुड़ की स्प्रे करके छोड़ ही दी, 2-1 दिन बाद में वापस पानी की स्प्रे करने, जिससे कि उसके ऊपर जो गुड़ लगा है वो हट जाए। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, अनुपात क्या है। अनुपात क्या होना चाहिए। यह आयुर्वेदिक पद्धति की औषधि से बनाई गई दवा है जो कि पौधों की बीमारियों से रक्षा और विकास करती है। चिपचिपा द्रव्य फलदार वृक्ष से यह निकलता है और पेड़ सूख जाता है। क्या कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक पद्धति से औषधीय दवाएं बनाई जाती है जो कि पौधों की बीमारियों से रक्षा और विकास करती है। चिपचिपा द्रव्य फलदार वृक्षों से यह निकलता है और पेड़ सूख जाता है। पेड़ की जड़ों के पास क्यारी, अरंडी का तेल, उबले तंबाकू का घोल और पाउडर बिखेर दें एवं जो तो जड़ों द्वारा यह दवा पेड़ में पहुंचकर चिपचिपा द्रव्य स्राव रोकेगी। यानी कि कुछ बीमारी होती है पेड़ों के अंदर, कुछ लिक्विड बाहर निकलता है जिसकी वजह से पेड़ सूख जाता है, तो उसका कंट्रोल क्या बताया उन्होंने बताया कि पेड़ की जड़ों के पास क्यारी में अरंडी का तेल, उबले तंबाकू का घोल और पाउडर छिड़क दें। तंबाकू का या तो घोल मिल जाए या फिर पाउडर, ठीक है। और तो जड़ों द्वारा यह दवा पेड़ में पहुंच करके उसका कंट्रोल कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पेड़ में छेदक। अब पेड़ में छेद करने वाले जो कीड़े होते हैं, फलदार पेड़ों में कीट छेद करने से पेड़ सूख जाता है। यानी जो बोरिंग करता है, बोर बोलते हैं, सीड स्टेम बोरर बोलते हैं या फिर उसको पॉट बोरर बोलते हैं, उनका कंट्रोल। जहाँ छेद दिखे वहाँ तुरंत उसमें का बूरा निकाल कर कपड़े या कपास को पेट्रोल में भिगो करके उस छेद में ठूस दें। ये तो आजकल सारों किसानों को पता है कि जहाँ भी ऐसे छेद दिखाई दे उसमें पेट्रोल के फौवे डाल दो, कपास में डाल करके, कपास में पेट्रोल भिगो करके उसमें डाल दो। यह स्प्रे से पेट्रोल छेद में छिड़क दें और यह छेद गोबर या गौमूत्र मिट्टी में मिलाकर बंद करें। या तो ऐसा हो सकता है उसमें गोबर लीप दो या मिट्टी लीप दो, बंद कर दो उस छेद को वहीं पे। नेक्स्ट राख से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वे। कुछ कीट पतंगे पत्तों में छेद करते हैं। राख का छिड़काव करने से सूक्ष्म जीवाणु
वहाँ पहुँच नहीं पाते और फलों का पोषण भी होता है। अब राख छिड़क दोगे ना तो वो कीट है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, जो बैक्टीरिया वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे पत्तों तक, तो इसलिए बच जाएंगे। ज्वार में टुंगरा डिजीज़ बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है भी ज्वार की, इसमें बात करते हैं। ज्वार के बीजों के साथ धनिया बोने से नियंत्रण हो जाता है। देखो भी कितनी बढ़िया चीज़ है। ज्वार के साथ में धनिया अगर बो दोगे तो ऑटोमेटिकली टुंगरो वायरस है वो चला जाएगा। गेहूं में तांबेरा गेहूं के बीज दूध में भिगोकर छांव में सुखाने के बाद बोने से गेहुआ रोग का खतरा बहुत कम हो जाता है। अब देखो भी कितना बढ़िया कंट्रोल है, कुछ करना ही नहीं है। गेहूं में तांबेरा रोग गेहूं के बीज दूध में भिगोकर छांव में सुखाने के बाद बो, यानी सीधा सा मतलब दूध से ट्रीटमेंट कर दो, उसका उपचारित कर दो उसे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा अग्निहोत्र। मेरा फेवरेट टॉपिक है अग्निहोत्र। हमारे जो एक नाम बताता हूँ मैं आपको, उनका नाम है ताराचंद बेल जी। इनको यूट्यूब पे सर्च करना, ये पूरा डिटेल के अंदर बता देंगे आपको अग्निहोत्र चीज़ क्या है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि खेती का रुख बदल सकती है। जो राजीव दीक्षित जी ने इनके बारे में ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो खेती का रुख बदल सकती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य पर्यावरण की प्रदूषित हो गया और फसल के किसान में रोगों के कारण बाध्य करना अनिवार्य है। वे खेत में अग्निहोत्र द्वारा वातावरण शुद्ध होता है। अग्निहोत्र होता क्या मैं बताता हूँ आपको। अग्निहोत्र होता है कि एक हवन कुंड होता है इस तरीके का, और ये 2 टाइम पे किया जाता है। एक तो होता है सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, और एक तो सूर्योदय के समय, एक होता है सूर्यास्त के समय, 2 टाइम पे होता है। और इसमें क्या कहते हैं, उबले रखे जाते हैं, यानी गोबर की थेपड़ी रखी जाती है, उसको जला लिया जाता है और उसमें आहुति दी जाती है। किसकी? देसी घी प्लस चावल की। यानी अब इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें दोनों चीज़ देसी डालनी होती है। अगर देसी चीज़ डालोगे तो उसी तरीके का इन्वायरमेंट, और इसका असर होता है कम से कम कितना बताऊँ, 6 से 10 किलोमीटर तक का इन्वायरमेंट साफ कर देते हैं एक हवन, अग्निहोत्र जिसको बोलते हैं। उतने जहाँ तक इसका धुआं जाएगा वहाँ तक का इन्वायरमेंट साफ होता है इसके अंदर। और ये जो बर्तन है उसका भी एक फिक्स साइज़ है, अगर थोड़ा बहुत भी साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है तो ये काम नहीं करता। और ये एग्जैक्ट टाइम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ही होता है। और इस समय होता क्या है, देखो ये 2 टाइम पर ही क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। देख क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, ये मान लो हमारा शरीर है, ठीक है, जैसे आता है बनाना भाई। अब हमारे शरीर में 3 तरीके की नाड़ियाँ हैं। एक जो इधर चलती है, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। इधर जो चलती है इसको बोलते हैं इंगला, एक को बोलते हैं इंगला, और एक को बोलते थे भाई इंगला पिंगड़ा, नहीं इंगला और पीड़ा, और बीच में होती है सुषमना। और ये इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, और एक बीच में होती है इंगला पीड़ा और सुषमना बीच में होती है। अब 2 टाइम होता है, एक तो सूर्यास्त का टाइम होता है और एक होता है सूर्योदय का टाइम। इन 2 टाइम पे क्या होता है, हमारी जो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और बाकी हमारे दिन में एक टाइम इंगला होती है, एक टाइम पीड़ा होती है। ये वाली 2-2 घंटे, किसी में 2.5-2.5 घंटे का होता है, किसी में पौन घंटे का, किसी में 1.5 घंटे का अंतराल रहता है। यानी एक बार तुम आप चेक करना कि हमारी एक इधर वाली नाक चलती है, एक बार चेक करना आप 2-3 घंटे बाद फिर इधर वाली स्टार्ट हो जाती है। कभी भी हमारी दोनों नाक एक साथ नहीं चलती, देख लेना कभी भी ट्राई करके। लेकिन जब सूर्यास्त का टाइम होता है उस टाइम हमारी जो दोनों नाक एक्टिवेट होती है,
उस टाइम पे अगर आप अपने अग्निहोत्र करते हैं तो वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर एंटर करती है। इसी तरीके से पुराने टाइम में भी यज्ञ काम करते थे और अब भी यज्ञ काम करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना इसके बारे में, और आप चाहते हो कि इसके लिए मैं अलग से कुछ बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि इसके बारे में हमें डिटेल के अंदर जानना है, ये चीज़ क्या है। तो इसके अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे। बाकी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। लालटेन या पेट्रोमॉक्स या फिर बल्ब को 3 तारों में लटका करके रात में खेत में रखने पर पतंगे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और नीचे चौड़े बर्तन में केरोसिन डाल दें या मिट्टी का मिश्रित रखने पर टकरा करके मिट्टी के बर्तन में गिर जाते हैं। सारों को बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिपकने वाले कागज पर रखने पर भी नियंत्रण होगा। यानी कि एक चिपकने वाला कागज रख दें येलो कलर का, जिसके ऊपर स्टिकी कुछ लगा दें, यानी कि चिपकने वाला कुछ लगा दें जिससे भी कोई कीड़ा आए उस पर बैठते ही उसके ऊपर तुरंत चिपक जाए। 1 फीट बाय 1 फीट टीन के पत्ते को काट करके उसके दोनों बाजुओं पर पीले रंग लगाएं। यानी एक गत्ता लें ऐसा, और गत्ते के ऊपर क्या करें, मान लो देखो ऐसे एक गत्ता लिया ऐसे और उसको येलो कलर से या इस तरीके का कलर है वो पूरे से कलर कर दें ऐसे, और कलर करने के बाद में उस पर क्या कर दें, कोई एक ऐसी चीज़ लगा दें, मान लो गुड़ी घोल के लगा दो और कुछ नहीं तो, जिससे कि वो चिपचिपा बन जाए। यानी उसके ऊपर कोई कीट आकर के बैठे और आकर के चिपक जाए, बस इतना सा काम करना है। वही कह रहा है पूरा का पूरा है। तो इसी चीज़ के आगे लेकर के चलते हैं। प्रकृति निर्मित मित्र। अब ऐसे दोस्त भी हैं हमारे खेत के अंदर जो कि हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनको भूल गए हैं। तो कौन है वो? प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। वह फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट प्राणियों का नियमन करने के लिए कीट प्राणी भी आगे आते हैं। जैसे मेंढक हो गई, बत्तख बुगले हो गए, सांप हो गए, अन्य पंछी हो गए, वैसे हम रक्षा करते हैं। जनरली ये हमारे खेत में मिलते हैं, सारों को पता है, और हम इनको मारते भी नहीं क्योंकि हमारे मित्र कीट हैं। सांप नहीं होगा तो फिर किसान प्रयोगशील बने। किसान को क्या करने पड़ेंगे? प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे गौमूत्र में बैल, महानीम, तुलसी, नीम, सीताफल, बेशरम, गाजर, गवत की पत्तियाँ 15-20 दिन रखने पर उनसे दवा जैसा उपयोग कर सकते हैं। इन सारों को मिला करके एक जगह रख दो और फिर उसको छिड़क दो। ये एज ए पेस्टिसाइड, एज ए फंगिसाइड, हर तरीके की बीमारियों का कंट्रोल हो सकता है इनसे। लेकिन कोई करता नहीं, पता नहीं क्यों। हर किसी को पेस्टिसाइड लेके आना है और स्प्रे मारना है और पैसे खर्च करने हैं, पता नहीं करता क्यों नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। किसान चक्रव्यूह में फंसा किसान। किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ किसान, देखते हैं आज। रासायनिक खादों के कारण फसल तुरंत बढ़ने से पौधे नाजुक कमज़ोर होने के से बीमारियों का तेज हमला होता है। यानी कि सीधी सी बात, हम कुछ ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जो कि पौधे में ज़्यादा बढ़वार करते हैं। अचानक से ज़्यादा बढ़वार होगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट कमज़ोर होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा। उससे हटाने के लिए महंगी रासायनिक दवाओं छिड़कने से अनाज विषाक्त होता है। अब हमें पता है कि बढ़वार करवानी है, बढ़वार के लिए केमिकल छिड़केंगे। बढ़वार होगी तो प्लांट कमज़ोर होगा तो कीट अटैक करेगा, फिर कीट को हटाने के लिए केमिकल छिड़केंगे। इन दवाओं के आदि बने गए रोगाणु भी नष्ट करने के लिए अधिक विषैली और अधिक महंगी दवाओं का इस्तेमाल करने से मनुष्य में बीमारी और ज़मीन का स्तर गिरते जाना भी एक दुष्चक्र है। यानी सीधी सी बात है, हम एक कीट के ऊपर वो सेम दवाई छिड़कते जाएंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसके अंदर उसके प्रति सहनशीलता आ जाएगी। अब सहनशीलता आने से अगली बार उससे महंगी या उससे थोड़ी सी विषैली, जो ज़्यादा जहरीली हो, ऐसे केमिकलों का प्रयोग करना पड़ेगा उसे मारने के लिए। जब उसके प्रति भी वो सहनशील हो जाएगा तो और महंगी। इस तरीके से किसान इसके चक्कर में फंस गया। उसे पता है जब केमिकल नहीं डालेंगे
तो फसल में बढ़वार नहीं होगी, बढ़वार नहीं होगी तो फिर पैसे नहीं आएंगे, सीधी सी बात। और बढ़वार हो गई तो क्या हुआ, कीटों का अटैक हुआ, फिर केमिकल छिड़कने पड़ गए, फिर वो जहरी एक किस्म का। चलो आगे बात करते हैं। परिवार के लिए दवा और फसलों के लिए दवा और खाद आदि खर्चे का बोझ असह्य हो गया और स्वयं ही किसान जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। तो कहानी यहाँ करके ख़त्म होती है कि जो किसान है पहले तो परिवार के लिए दवा लेता लेता, फिर फसल के लिए दवा लेता लेता, फिर खाद खरीदता और इतने सारे खर्चे होने के बाद में वो कर्जों के नीचे दब गया और फिर खुद के लिए ले आया एक दवा, बोला आज तो निपट जाऊंगा। तो ये हालत है हमारे देश के किसानों की। यानी हर चीज़ के अंदर नया इनोवेशन करो, जो नए नवाचार हैं उनको एडेप्ट करने की कोशिश करो एक छोटे एरिया के अंदर। पहले छोटे एरिया के अंदर ट्राई करो। हो ऐसा नहीं होता कि पहली बार कोई चीज़ ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई पहली बार में परफेक्ट बन जाता है, कोई सीख जाता है, उसको टाइम लगता है बार बार करने पर। ऐसा होता है कई बार अपने नई फसल ट्राई करते हैं कि चलो आपकी बार नई फसल ट्राई करके देखते हैं, उसमें बीमारी आ गई तो हमने छोड़ दी वहीं कि अरे ये तो इतनी खतरनाक बीमारी आती है हमारे एरिया के अंदर होती नहीं। अरे भाई उसका इलाज करवाओ, उसको थोड़ा एनालिसिस करो, उस चीज़ का विश्लेषण करो कि इसके अंदर बीमारी आई तो अच्छा इसका इलाज भी कर सकता था मैं, उसका इलाज कर। तो गांव में क्या होता है कि एक ने फसल उगाई, अरे उसके तो नुकसान हो गया भाई, अरे भाई वो कुएं में गिर गया तो तुम भी कुएं में गिरोगे क्या। ये वाली बात कहते हैं कि अरे भाई वो तो उसने फसल उगाई थी यार, उसका तो बड़ा नुकसान हो गया। अरे उसने ध्यान नहीं दिया होगा भाई, उसे पता नहीं होगा, उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी जो चीज़ वो उगाने वाला है। तो पहले उस चीज़ के बारे में जो उगा रहे हो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लो, उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ लगती है, बीमारी लग भी जाती है तो उसका कंट्रोल कैसे होगा। और पहली बात तो उसका प्रिकॉशन कर लो, उसका पहले उपचार कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं गाय में, घर में गाय और खेती पर नीम का पेड़। अब बीमारी से बचने का इलाज बता रहे हैं राजीव दीक्षित जी कि घर में गाय होनी चाहिए और खेत में नीम का पेड़ होना चाहिए तो बीमार हो गए नहीं। तो किसान की ये दो मुक्तिदाता हैं। गाय का दूध देगी बैल, गाय दूध देगी बैल और खाद दवा देगी, और नीम का पेड़ हर तरह की दवा में काम आता है। इन दोनों की मदद से किसान परिवार रोग मुक्त व शतायु बनने के रास्ते पर कदम बढ़ा सकता है एवं स्वायत्त समृद्धि जीवन जी सकता है। कीटनाशक बनाने की विधियाँ, देसी विधियाँ। अब सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसमें कपास की खेती के लिए हम किस तरीके से कीटनाशक बना सकते हैं। अब इस चीज़ के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है तो इसके बारे में हम बाद में बात करें। लेकिन अपने टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या कवर करेंगे आगे। कपास की खेती के लिए कीटनाशक देखेंगे किस तरीके से बनाना है, और एक एक चीज़। फिर ज्वार की फसल के लिए उसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं, उसके बाद में धान की खेती के लिए, और उसके बाद में गौ चिकित्सा। अब बात आ जाती है कि गांव में जो पशु है, पशुओं का इलाज भी आप घर पे कर सकते हो। इस जो मैं बता रहा हूँ आप इसको अगर फॉलो करते हो तो आप इतने तैयार हो जाओगे कि अपने पशुओं का इलाज खुद कर सकते हो बिना डॉक्टर के। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे गौ चिकित्सा शास्त्र, जो राजीव दीक्षित जी का द्वारा दिया गया हुआ था। हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारे पशु बीमार होंगे तो हम उन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। बस आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। हमने कभी इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, तो अब जानो, थोड़ा सा समझदार हो जाओ, थोड़े से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लो। समझदार हो आप लोग बहुत, बस आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप क्यों डॉक्टर के पास जाओगे, क्यों पैसे दोगे उसे, जो चीज़ घर पे करने लायक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।